Hello students, in last video we had studied about the principle of scientific management, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत. We had studied what is scientific management, who will invent the scientific management. इससे पहले हमने वैज्ञानिक प्रबंध क्या होते हैं ये पढ़ा था, उसे इन्वेंट किसने किया था ये पढ़ा था. तो ये है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉर्मुलेट किए थे ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस. उन्हीं के ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन्होंने कुछ प्रिंसिपल सिद्धांतों को फॉर्मुलेट किया था, अर्थात प्रतिपादन किया था. इनके बारे में हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं. अब हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल्स को इन्वेंट किए हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब विथ साइंस, अर्थात विज्ञान अनूठा टेक नियम नहीं है. रूल ऑफ थंब मीन्स मेकिंग डिसीजन सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन, इंटेंशंस एंड प्रीजुडिशियस. Such decisions have no logical reason behind them. Taylor replaced this rule of thumb with organized knowledge. Under the organized knowledge, decisions are made on the basis of scientific approaches. हिंदी में पढ़ते हैं. टेलर के मत अनुसार विज्ञान एक पद्धति है, न कि अंगूठा टेक नियम. उनका विश्वास था कि कार्य क्षमता में अधिकतम वृद्धि वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाकर ही पाई जा सकती है. टेलर का मानना था कि लोहे की छड़ों को उत्पादित करने के बाद उन्हें डिब्बाबंद पैकिंग करके गाड़ियों में लादने की छोटी सी क्रिया को भी वैज्ञानिक तरीके से नियोजित किया जा सकता है. ऐसा करने से मानवीय शक्ति, समय एवं माल की बर्बादी को बचाया जा सकता है. वर्तमान युग में संचार के क्षेत्र में जो क्रांति हुई है उसने प्रबंध की आंतरिक कुशलता के साथ साथ व्यापारिक संबंधों और ग्राहकों की संतुष्टि को भी नवीन आयाम दिए हैं. अर्थात पुराने समय यानी पास्ट में जो भी लोग डिसीजंस, जो मैनेजमेंट के जो लोग होते थे वो डिसीजंस लेते थे, या तो वो अपनी ओपिनियन से ले लेते थे, वो या अपने इंटेंशंस से लेते थे, या उसमें कोई अपना मतलब देखा करते थे. उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं हुआ करता था, बिना लॉजिक के भी डिसीजंस ले लिया करते थे, जिसको रूल ऑफ थंब के नाम से कहा जाता था. मीन्स बिना लॉजिक के काम करना अंगूठा टेक काम माना जाता था. अब टेलर ने जो किया वो ये था कि उनने अपने एक्सपीरियंस और अपने ऑब्जर्वेशन से इस रूल को चेंज करके साइंटिफिक अप्रोचेस के थ्रू ये मान लिया कि कोई भी डिसीज़न के पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई रीज़न होना चाहिए, जिसके बेसिस पे हम गोल अचीव करने में हेल्प हो सके. वो ही डिसीज़न वैलिड माना जाएगा, लॉजिकल माना जाएगा. और इस तरह से टेलर ने जो रूल ऑफ थंब था उसको साइंस अप्रोच के थ्रू बदल दिया. इस रूल में एक एग्जाम्पल भी बताया है कि जैसे लोहे की कुछ छड़ी, कुछ डंडों को या कुछ चीज़ों को प्रोडक्शन का यूज़ करके, मीन्स उत्पादन करने के बाद उन्हें पैकिंग करने, डब्बे में पैक करने के साथ साथ गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट में लादने के साथ, मीन्स लोड करने की जो प्रोसेस है उसको भी हम साइंटिफिक रीज़न के थ्रू वर्क करेंगे तो जल्दी काम होगा. उसमें लोगों की भी शक्ति जो है, एनर्जी, ह्यूमन पावर जो है वो कम लगेगी, मेन पावर कम लगेगी, टाइम भी कम लगेगा, और हमारे साथ इसी के साथ साथ माल की भी जो होगी वो बर्बादी को बचा सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, एकता न कि टकराव. फॉर सक्सेस ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, हार्मोनी बिटवीन workers and management is needed. There should be no conflict between management and employees. They should do away with the mutual distrust
While performing duty, there may arise some conflict between management and workers, but the same must be resolved at the earliest. Workers should not think that the management is there to exploit them by extracting maximum work at minimum wages. At the same time, management should also not feel that workers are dishonest and avoid doing work. Mutual cooperation is very necessary. This situation will ultimately result in the prosperity of both the management and the workers. मीन्स किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस के सक्सेस के लिए ऐसा हो सकता है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस के सक्सेस के लिए वर्कर्स और मैनेजमेंट में हार्मोनी मीन्स कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय में या मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, अर्थात कुछ डिस्प्यूट्स हुए हों जिसकी वजह से दोनों के बीच की बात या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिस्प्यूट हुई हो, बट ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा टाइम तक नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसे तुरंत ही सॉल्व कर देना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि जब वर्कर्स कुछ अपना ड्यूटीज़ फॉलो कर रहे हों, परफॉर्म कर रहे हों, उस टाइम पर भी उन दोनों के बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, पर उन्हें भी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि वर्कर्स को यह फील होने लगे या उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैनेजमेंट उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है, उन्हें उनके साथ में शोषण कर रहा है, जिससे कि वो मैक्सिमम वर्क मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम ले रहा है और कम से कम वेजेस मजदूरी दे रहा है। ऐसा ही साथ में मैनेजमेंट के साथ भी होना चाहिए कि उन्हें ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वर्कर्स उनके साथ में डिसऑनेस्ट हो रहे हैं या अपने काम को अवॉइड कर रहे हैं। उन दोनों के बीच में म्यूचुअल कॉर्पोरेशन ज़रूरी होना चाहिए ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे। अगर कॉपरेशन होगा तभी कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। इसीलिए टेलर ने कहा है कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मीन्स एकता होनी चाहिए, ना कि दोनों के बीच में टकराव होना चाहिए। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, दैट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, सहयोग न कि व्यक्तिवाद। दिस प्रिंसिपल लेज एम्फेसिस ऑन encouraging the sense of cooperation instead of individualism. This sense of cooperation has to there among employees, managers and owners. The concept of mental revolution given by Taylor also talks about complete change in the mental attitude of workers and the management. मीन्स इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिवाद के स्थान पर सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। सहयोग की भावना न केवल कर्मचारियों में अपितु कर्मचारियों के मध्य, प्रबंधक और मालिक तीनों के बीच आपस में होना चाहिए। मीन्स किसी को भी इंडिविजुअल काम ना करना है, कोऑपरेशन के साथ काम करना है। यह फीलिंग सबके बीच में होनी चाहिए। यह सिर्फ एक एम्प्लॉय ही नहीं, जबकि मैनेजर, ऑनर और एम्प्लॉय तीनों के बीच में होनी चाहिए। टकराव टालते और एकता स्थापित करने के लिए मानसिक क्रांति का सूत्र भी यही संकेत देता है कि प्रबंधकों को पक्षपात एवं शोषण से युक्त अमानवीय व्यवहार छोड़कर श्रमिकों के हित में उचित कार्य करना चाहिए ताकि उनके बीच उचित सहयोग पाया जा सके। अर्थात जो डिस्प्यूट्स होते हैं या जो आपके इंडिविजुअल की जो फीलिंग आती है उसको एक तरफ रखते हुए आप मेंटल रिवॉल्यूशन का जो प्रोसेस है उसके लिए भी टेलर ने कहा है कि मैनेजर्स न तो किसी के साथ में पार्शलिटी करे, न उनके साथ शोषण करे, मीन्स ना तो उनके साथ में एक्सप्लॉइट करे, और ये सारी फीलिंग्स को एक तरफ रखते हुए सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के हित में, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करे। ये काम सिर्फ मैनेजर या एम्प्लॉय
दोनों को नहीं करना है, इवन एम्प्लॉय, मैनेजर और मालिक तीनों को ही ऐसा व्यवहार करना है, ऐसा बिहेव करना है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट ज़्यादा हो और तीनों को एक दूसरे से कोऑपरेशन मिल सके, सही सहयोग, सही कोऑर्डिनेशन मिल सके। मैनेजमेंट मस्ट ऑल्सो पे अटेंशन टूवर्ड्स द सजेशन गिवन बाय द वर्कर्स, मीन्स प्रबंधकों को कर्मचारियों की कोई जो सुझाव दिया जाता है उसको भी ध्यान में रखना होता है, मीन्स उस पर भी ध्यान देना होता है। और अगर उस सजेशन से किसी ऑर्गेनाइजेशन को लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसमें कर्मचारी को यानी वर्कर्स को प्रोत्साहन, मोटिवेशन भी देना होता है और उसे पुरस्कृत भी करना चाहिए। इसके साथ साथ टेलर के अनुसार जो मैनेजमेंट है उसको वर्कर्स के साथ में ट्रस्ट के साथ काम करना चाहिए, मीन्स श्रमिकों को विश्वास में लेकर काम करना चाहिए और श्रमिकों को भी अपनी अनुचित मांगों के लिए हड़ताल जैसे कदम नहीं उठाना चाहिए, मीन्स जो इनवैलिड डिमांड्स होती हैं उन पर कोई हड़ताल नहीं करना चाहिए। टेलर के अनुसार जब सभी लोगों में कोऑपरेशन बना रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, तभी वैज्ञानिक प्रबंध सफल हो पाएगा, मीन्स साइंटिफिक मैनेजमेंट सक्सेस हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, अधिकतम क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट एफर्ट्स आर टेकन टू इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ एवरी एम्प्लॉय to their highest potential. Employees are assigned tasks according to their choice and maximum output is ensured by providing motivational wages. They are also promoted depending on their performance. This generates a feeling of satisfaction amongst them and enhance their productivity. हिंदी में पढ़ते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध में प्रत्येक श्रमिक को उसकी अधिकतम कार्यकुशलता एवं समृद्धि तक पहुंचाने हेतु प्रयास किया जाता है। इसके लिए वैज्ञानिक पद्धति से कर्मचारी की भर्ती कर उसके आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। प्रशिक्षित कर्मचारी को उसकी रुचि का कार्य सौंपकर प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति से पारिश्रमिक दिया जाता है। उसके कार्य निष्पादन के आधार पर उसकी पदोन्नति भी की जाती है। ऐसा करने से श्रमिकों में संतुष्टि की भावना जागृत होती है और उनकी उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मीन्स साइंटिफिक मैनेजमेंट में वर्कर्स को उनकी एफिशिएंसी और उनकी प्रॉस्पेरिटी के अनुसार उनको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उन्हें कोई भी असाइनमेंट या जॉब दी जाती है, कोई टास्क दिया जाता है जिसको उन्हें बेस्ट वे में परफॉर्म करना होता है और उस बेस्ट वे की वजह से उनके जो चॉइस है उनके हिसाब से उनको जो जॉब मिली है उसके हिसाब से उन्हें मैक्सिमम आउटपुट भी देना होता है। उसी मैक्सिमम आउटपुट पर उनकी परफॉर्मेंस पर उनका प्रमोशन या उनकी जो वेजेस होती हैं वो डिपेंड करती हैं और इसी के थ्रू ये मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट ये जनरेट करता है, एक फीलिंग जनरेट करता है जो वर्कर्स में सेटिस्फेक्शन की होती है या प्रोडक्टिविटी पर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम आउटपुट, अधिकतम उत्पादन। Taylor had a firm notion that the low production is the root cause of so many evils. More production means more profits for management and more wages for workers. So one of Taylor's scientific principle is that both manager and workers should strive for maximum प्रोडक्शन। हिंदी में पढ़ते हैं, जब वैज्ञानिक प्रबंध के उपयुक्त वर्णित सिद्धांत
पूरी तरह लागू होकर अपना उद्देश्य पूरा करने लगते हैं तो संस्था द्वारा न्यूनतम अथवा उचित लागत पर अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य पूरा होने लगता है। अधिकतम उत्पादन से लाभ भी बढ़ता है और उसका उचित वितरण सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। अर्थात टेलर ने बताया कि जब साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है उसको यूज़ करके जब हम अपना उद्देश्य पूरा करने लगते हैं, मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव या हमारा गोल अचीव करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, मोर प्रोडक्शन हो जाता है। मीन्स ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है, ज़्यादा गोल अचीव करने लगते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ज़्यादा प्रॉफिट किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। अगर मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वर्कर्स को भी वेजेस ज़्यादा मिलेंगे, तो वर्कर्स को भी बेनिफिट होने लगता है। इसीलिए टेलर का मानना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के इस प्रिंसिपल को यूज़ करने से अगर हम बेनिफिट लेते हैं तो मैनेजमेंट को भी बेनिफिट होगा, मैनेजर्स को भी बेनिफिट होगा और साथ ही साथ वर्कर्स को भी बेनिफिट होगा, जिसके लिए मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों को ही मेहनत ज़्यादा करनी होगी, जिससे मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिवेशन अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, योजना के अनुसार क्रियान्वयन। According to this principle, all the functions in an organization are performed after proper planning. The plans are also kept flexible so as to make any changes as and when required. This help to obtain expected end result. हिंदी में पढ़ते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के इस सिद्धांत के अनुसार संस्था का संपूर्ण कार्य एक पूर्व विचारित योजना के अनुसार क्रियान्वित किया जाता है। इस योजना में समय और परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन की गुंजाइश भी रखी जाती है। इससे अपेक्षा अनुसार अंतिम परिणाम पाने में आसानी रहती है। अर्थात कोई भी काम, कोई भी फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फंक्शन परफॉर्म होगा वो प्रॉपर प्लानिंग के बाद हो। अगर पूरा प्रॉपर प्लानिंग के पहले होगा तो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर प्रॉपर प्लानिंग के बाद होगा तो हम गोल को भी जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं। इन सभी फंक्शंस में जो हमने पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, साथ में स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, डायरेक्शन, ये सारे जो पॉइंट्स, 5 बेसिक पॉइंट्स हमने पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, साथ ही कोऑर्डिनेशन, 6 ही पॉइंट जो हैं उन्हीं फंक्शंस को जब करें जब प्लानिंग कंप्लीट हो जाए। और इन 6 ही फंक्शंस में थोड़ी सी चेंजेस रखने की फ्लेक्सिबिलिटी रखें, ताकि गुंजाइश रखें, ताकि जब हम एंड रिज़ल्ट पाएँ तो वो रिज़ल्ट जो हमने सोचा है वो प्राप्त आसानी से हो जाए, अर्थात एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट हमको मिल जाए।